नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग रज़िया सुल्तान के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। अगर इसे आसान भाषा में अगर देखें तो जब इल्तुतमिश शासन कर रहे थे दिल्ली पर और उनके अंतिम समय में उनको लगा कि हमारे राजगद्दी पर कौन बैठेगा, अगला सुल्तान कौन बनेगा। उनके जो भी पुत्र थे वह योग्य नहीं थे, उनमें सारे गुण मौजूद नहीं थे जो एक शासक में होने चाहिए, जो गद्दी को संभाल सके, जनता की सेवा कर सके। लेकिन उन्होंने बाद में विचार किया, सब कुछ सोचने और समझने के बाद उनको लगा कि ये सब सारे गुण हमारे पुत्री रजिया में मौजूद हैं। सुल्तान बनने के सारे गुण रजिया में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उनको लगा कि हमारे दरबार में लोग इसे स्वीकार करेंगे कि नहीं, क्योंकि इतिहास में अगर देखें तो कोई भी महिला शासिका नहीं बनी है, क्योंकि उस समय लगता था कि शासन केवल पुरुष ही चला सकते हैं, महिलाएं नहीं चला सकती हैं। जब उन्होंने यह दरबार में बात कही, फिर जब इल्तुतमिश की मौत हो गई, मरने के बाद सभी दरबारियों ने सोचा कि अगला सुल्तान कौन बनेगा। उसने इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन वह शासन चलाने के लिए उसमें सारी काबिलियत नहीं मौजूद थी। वह एक भोग विलासी जीवन व्यतीत कर रहा था। वह जनता का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता था। वह हमेशा वह हरम में रहता था। वह जनता को न्याय जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। लोग परेशान हो गए थे। लोगों ने, क्योंकि जब राजा का कर्तव्य होता है, सुल्तान का कर्तव्य होता है कि जनता की रक्षा करे, लेकिन जब शासक ही भक्षक बन जाए तो जनता किससे न्याय मांगेगी। उस समय रजिया भेष बदलकर जनता की मदद करने के लिए जाती थी। लेकिन जब रजिया ने यह महसूस किया कि छुप छुप कर कब तक हम जनता की सेवा कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, क्योंकि रुकनुद्दीन जो गद्दी पर बैठा था, शासन कर रहा था, वह एक अयोग्य शासक था। वह उसमें सैनिक का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी। उसने अपना कार्यभार अपनी मां को दे दिया, शाह तुर्कन को। शाह तुर्कन ने अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उन्होंने जो भी उनके घर के लोग थे जो उनके खिलाफ थे, सबको पकड़कर जेल में डाल दिया उन्होंने। इससे रजिया और दुखी हुई, क्योंकि जो भी न्याय की बात करते हैं, जो भी
अच्छे शासन की बात करते हैं, लेकिन न न्याय मिल पा रहा है, न अच्छे तरह से शासन किया जा रहा है। उस समय रजिया को लगा कि हमको खुद जनता के बीच जाना चाहिए और यह प्रस्ताव रखना चाहिए कि जो सुल्तान बना है, जो गद्दी पर बैठा है, वह जनता का ख्याल नहीं रख रहा है। वो अपने भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहा है। जब जनता के बीच गई, वह जनता के सामने अपनी बात रखी कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, और जो इस समय शासन कर रहा है, जो गद्दी पर बैठा है, वह किसी का कुछ सुन नहीं रहा है। वो जनता बगावत पर उतर गई है। उस समय जनता को भी ऐसा लगा कि शायद रजिया ठीक कहती है, क्योंकि पहले भी वह छुप छुप कर, भेष बदल कर जनता के बीच जाती थी, उनकी मदद करती थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, और रजिया ने सुल्तान बना। सुल्तान बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति आता है, जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत से रजिया का एक गहरा रिश्ता बन जाता है, क्योंकि याकूत बहुत ही मेहनती व्यक्ति था, वो ईमानदार था, और रजिया ने उसे भली भांति पहचानती थी। उसने अपने दरबार में अमीर ए आखुर का पद दे दिया, क्योंकि वह एक योग्य व्यक्ति था। वो जहाँ पर घुड़सवार की वह देखभाल करता था। जो भी राजसी घुड़ घुड़सवार थे, उनकी देखभाल करता था। वो उसका मुख्य बन गया वो। लेकिन ये बात, जो भी लोग थे दरबार में, जो भी लोग बैठते थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उनको उन्होंने यह अफवाह फैलाई कि रजिया जमालुद्दीन याकूत से प्रेम करती है, जिसमें देखें तो अगर रुकनुद्दीन और उसकी मां शाह तुर्कन इसमें शामिल थे, जो कि अफवाहें फैला रहे थे वो। तो ऐसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ती गई। उसके बाद भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया ने दिल्ली, देखें तो भटिंडा में बगावत कर दी। जब रजिया वहाँ पर गई विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि भटिंडा में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था। जब वहाँ पर दबाने के लिए गई, और वो वहाँ पर हार गई। वो जब उसने दोबारा सोचा कि हम सत्ता को हासिल कर लें, सुल्तान बन जाएं, उसने अल्तुनिया से शादी कर ली, विवाह कर ली, कि हम दोनों मिलकर जो दिल्ली की गद्दी है उसको हासिल करेंगे। क्योंकि जब रजिया भटिंडा गई थी अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए, यहाँ पर दिल्ली में बलबन ने गद्दी पर बैठ गया, अपने कुछ दरबारियों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर कर वह गद्दी गद्दी पर बैठ गया। लेकिन जब रजिया अल्तुनिया के साथ वापस लौटी दिल्ली की गद्दी पाने के लिए, क्योंकि उस समय देखें तो अल्तुनिया और रजिया के बीच कुछ प्रेम हो गया। और उस समय जब वह दिल्ली पहुंची, वह तो रजिया के पास कोई सेना नहीं थी। जब सेना नहीं है तो आप कैसे दिल्ली को हासिल करेंगे आप?
और वहाँ से जो भी बलबन के सैनिक हैं, वहाँ से इनसे उन्होंने खदेड़ दिया। तो रजिया और अल्तुनिया दोनों भागते भागते जंगल में आए, जंगल की तरफ आकर छिपे, जो कि हरियाणा का क्षेत्र था। वहाँ पर गए वो लोग, भूखे प्यासे थे, उनके पास कोई भोजन नहीं था, कोई घुड़सवार नहीं था, कोई सैनिक नहीं था, और उनकी मौत हो गई। कहते हैं कि कुछ कहीं मिलता है कि गांव वाले मार दिए, कहीं मिलता है कि जो भी वहाँ पर गुंडे थे, जंगलों में थे, उनको लगा कि कोई व्यापारी आ रहा है, कोई धन संपत्ति लिया होगा, तो उनकी हत्या हो गई। तो हम इसको पूरी विस्तार पूर्वक और देखते हैं और समझते हैं। सत्ता का दरवाजा और स्त्री का दस्तक। इतिहास में सत्ता की दीवार ऊंची थी, पर एक दिन एक लड़की ने सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देती है तो पूरा इतिहास कांप उठता है। क्योंकि पहले सबको लगता था कि सत्ता पर केवल पुरुष ही बैठ सकते हैं, स्त्री नहीं बैठ सकती है। लेकिन जब रजिया ने सामने आए और कहा कि हम सुल्तान बनेंगे, तो जो भी दरबार में लोग बैठे हुए थे, सब लोग कांप गए कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले हुआ नहीं था। इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि स्त्री का आज्ञा का पालन क्यों हम करें। उनको लगता था कि स्त्री केवल घर में काम करने के लिए है, बच्चे का पालन पोषण करने के लिए है, शासन चलाने के लिए तो केवल पुरुष ही हैं। तो लोग ये बात सुनकर कांप गए। और देखते हैं, सत्ता के गर्भ में जन्मी एक स्त्री, वो राजकुमारी थी, लेकिन उसने राजसी जीवन को सोने की जंजीर समझा। उसके भीतर एक तूफान पड़ रहा था, सोचने की आज़ादी, शासन की समझ और साहस का चक्रवात। इल्तुतमिश एक गुलाम से बादशाह बना। पिता उसे देखता था और सोचता था, मैंने खुद को आज़ाद किया, क्या मेरी बेटी को भी आज़ादी मिलेगी। उस समय रजिया, क्योंकि एक राज परिवार में उसका जन्म हुआ था, जब उसके पिता शासन कर रहे थे, सुल्तान बने थे, तो उसको भी पहले लगता था कि जब पिताजी शासन चला सकते हैं तो हम भी चला सकते हैं। क्योंकि बच्चे में ये सब जिज्ञासा पहले होती है। जब इल्तुतमिश को लगा कि हमारे जो भी पुत्र हैं वो अयोग्य नहीं है, वो तो हमारा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। काफी वो परेशान थे वो। लेकिन कुछ समय के बाद उनको ऐसा लगा कि जब पुत्र नहीं बन सकता है, पुत्र योग्य नहीं है, लेकिन हमारी पुत्री में वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक सुल्तान में होते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगा कि हम तो गुलाम थे पहले, लेकिन हम बाद में सुल्तान बन गए। लेकिन हमारी जो बेटी है, क्या उस बेटी को लोग स्वीकार करेंगे गद्दी पर बैठने के लिए? लोग उसको सुल्तान मानेंगे? क्योंकि लोगों के मन में था कि केवल सत्ता केवल एक पुरुष ही चला सकता है, एक महिला नहीं चला सकती है। क्योंकि लोग महिलाओं को कमजोर समझते थे। और देखते हैं, सत्ता की पहली सीढ़ी और पहला पत्थर। पिता ने उत्तराधिकारी घोषित किया। पहली बार किसी सुल्तान ने बेटी को गद्दी के काबिल समझा। मगर दरबारियों ने कहा, औरत
राज नहीं कर सकती, वो श्रृंगार के लिए बनी है, शासन के लिए नहीं। ये बात जब इल्तुतमिश ने सुना, सोचा, तो उन्होंने ऐलान किया कि हम अपना अगला उत्तराधिकारी रजिया को बनाते हैं। लेकिन जब दरबारियों ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि स्त्री श्रृंगार करने के लिए बनी है, शासन करने के लिए नहीं। मतलब वो लोग यह बताना चाहते थे कि स्त्री कमजोर होती है, शासन केवल पुरुष ही कर सकते हैं। और वो यह भी सोचते थे कि एक महिला आदेश देगी और हम उसका पालन करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इतिहास को कौन जानता है, भविष्य क्या बदलने वाला है, कैसा होने वाला है, देखते हैं। और रजिया को सत्ता नहीं मिली, उसे हर कदम पर सत्ता हड़पनी पड़ी। भाई को गद्दी दी गई, वो मखमल के तख्त पर बैठा और बर्बादी का जश्न मनाने लगा। पुरुष अगर मूर्ख भी हो तो उसे मौका मिल जाता है, स्त्री बुद्धिमान हो तो उसे जंग लड़नी पड़ती है। उस समय देखें तो लोगों ने इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन वह एक योग्य व्यक्ति नहीं था, वो अयोग्य था। वह एक भोग विलासी जीवन व्यतीत करता था। जब देखिए तब वह हरम में रहता था, महिलाओं के साथ हमेशा वह उसके आसपास घूमता रहता। उसको शासन का कोई परवाह नहीं था, जनता को न्याय मिले या न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता था उसे। क्योंकि एक सुल्तान जनता का रक्षक होता है, जनता का भक्षक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर रुकनुद्दीन जनता का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। इसका फायदा उठाएगी अब रजिया। रजिया ने क्या किया, देखते हैं। यहाँ पर देखें तो भाई को गद्दी दी गई, वो मखमल के तख्त पर बैठा और बर्बादी का जश्न मनाने लगा। पुरुष अगर मूर्ख भी हो तो उसे मौका मिल जाता है, स्त्री अगर बुद्धिमान हो तो उसे लड़ना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर देखें तो रजिया को हमेशा अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ा। क्योंकि एक पुरुष अगर मूर्ख भी हो तो उसे सत्ता मिल जाती है, लेकिन एक महिला अगर बुद्धिमान हो उसे अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं को लेकर काफ़ी छोटी सोच लोगों में बनी रहती है। उनको लगता है कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं। अगर इस समय देखें तो हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो एक महिला थी, उनका शासनकाल अगर पूरी विस्तार पूर्वक अगर देखें और समझें तो लोगों के दिमाग की बत्ती जल जाएगी। क्योंकि कोई भी महिला कमज़ोर नहीं होती है, लेकिन ऐसी लोगों की धारणाएं बनी हुई है। और देखते हैं, जब एक स्त्री ने ताज छीन लिया, जनता ने बगावत की। क्योंकि रुकनुद्दीन जनता का ख्याल नहीं रख रहा था, वो जनता का रक्षा नहीं कर रहा था। वह भोग विलास में वह जीवन व्यतीत कर रहा था। वो हमेशा हरम में वह रहता था। वो जब महिलाओं के बीच में हमेशा वह रहेगा तो शासन कैसे कर पाएगा वो। और देखते हैं,
और रजिया ने तख्त पर कदम रखा, बिना घूंघट, बिना भय, बिना झूठ के। और जब जनता के सामने रजिया गई, अपनी बात रखी, जनता ने साफ साफ देख ही रही थी कि हमारा जो राजगद्दी पर बैठा है वह हमारी रक्षा नहीं कर रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमारी बातों को वह सुन नहीं रहा है वो। तो वह क्या किया, रजिया को सुल्तान स्वीकार की, और रजिया ने अब महिलाओं का वस्त्र त्याग कर अब पुरुषों के भेष में दरबार में जाने लगी अब। और उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। और देखते हैं, अगर देखें तो वो पहली और आखिरी बार था जब एक औरत, एक मुसलमान औरत दिल्ली के तख्त पर बैठी। उसने खुद को सुल्तान कहा, क्योंकि सुल्तान कहना कमजोरी लगती थी। जब वो गद्दी पर बैठी, उसने खुद को सुल्तान कहा, क्योंकि उस समय सुल्तान कहना लोगों की क्या लगती थी, कमजोरी लगती थी। लेकिन रजिया ने कहा कि हम सुल्तान हैं, हम यहाँ की शासिका हैं, शासन करेंगे। और देखते हैं, ये सत्ता नहीं थी, ये सभ्यता को चुनौती थी। वो मर्दों की दुनिया में मर्द नहीं बनी, स्त्री बनकर शासन किया। यह एक, देखें तो सुल्तान नहीं थे, यह एक सभ्यता का यह परिवर्तन था। क्योंकि उस समय शासन केवल पुरुष से कर रहे थे। लेकिन जब रजिया गद्दी पर बैठी तो लोगों की सोच बदली। जनता ने भी यह सोचना प्रारंभ किया कि एक पुरुष जब राज कर सकता है तो एक महिला भी राज कर सकती है। क्योंकि लोगों के मन से यह जो पर्दा लगा हुआ था लोगों के मन मस्तिष्क पर कि शासन केवल पुरुषों का होता है। लेकिन जब रजिया बैठी तो लोग सोचे कि अब महिला भी शासन कर सकती है। और देखते हैं, याकूत एक साया, एक संघर्ष, या एक प्रेम। याकूत एक गुलाम था, मगर वो बुद्धिमान, ईमानदार और निष्ठावान था। यहाँ पर अब याकूत की एंट्री होती है। जमालुद्दीन याकूत, वह एक ईमानदार व्यक्ति था, वह निष्ठावान था और काफ़ी मेहनती था वो। जब रजिया ने उसे देखा और उसको समझा तो उसे लगा कि इसको हम अपने दरबार में एक पद दे देते हैं। उसे अमीर ए आकुर का पद दिया गया। वह जो भी राजसी घोड़े हैं उसका वह प्रमुख बन गया, अस्तबल का प्रमुख बन गया, उसका देख रेख करने लगा वो। लेकिन ये बात जो वहाँ के दरबारी थे उनको खटकने लगी कि ये व्यक्ति को उतना ऊंचा पद कैसे मिल गया। लोगों ने अफवाहें फैलाने फैलाने लगी कि रजिया याकूत से प्रेम करती है। लोग गलत गलत अफवाहें फैलाने लगे। उस समय देखेंगे तो रुकनुद्दीन और उनकी माँ शाह तुर्कान इसमें विशेष योगदान दिया, झूठ को फैलाने में। और देखते हैं, रजिया ने उसे ऊंचा पद दिया क्योंकि वो योग्य था, न कि इसलिए कि वो पुरुष था। अमीर ए आखुद, वह योग्य था, केवल उसे नाम पर नहीं दिया गया था पद, क्योंकि वह एक योग्य व्यक्ति था, वो उस पद के वह लायक था।
लेकिन जब लोग सोचते हैं तो जब गलत सोचने वाले के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक महिला पर लांछन लगाना आसान होता है और इस समय लोग वही कर रहे हैं। और देखते हैं अफवाहें फैली, रजिया उस याकूब से प्रेम करती है। प्रेम था या नहीं, इतिहास मौन है, लेकिन समाज ने उसका मौन कभी बर्दाश्त नहीं किया। यह प्रेम था या नहीं था, इतिहास इस पर मौन है, लेकिन समाज इसे बर्दाश्त नहीं करता है। समाज को लगता है कि यह प्रेम है। अगर कोई पुरुष अगर किसी से हंसकर बात करता है तो वह कोई सामान्य बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक महिला किसी से हंसकर बात करती है तो उसे लोग कई मतलब निकालते हैं। यह लोगों की एक छोटी सोच होने का पहचान दिखाई पड़ता है। वही यहाँ पर रजिया के साथ हो रहा है। और देखते हैं अल्तुनिया, सत्ता, प्रेम और पीड़ा का संगम। अब यहाँ पर अल्तुनिया आता है। कहते हैं कि कभी अल्तुनिया ने रजिया को देखा था और उसको रजिया से प्रेम हो गया और उसने भटिंडा में बगावत कर दी। जब भटिंडा में रजिया पहुंची और वहाँ पर रजिया क्या कि वहाँ पर हार गई और जो भी अल्तुनिया था इसे कैद कर लिया रजिया को। लेकिन रजिया ने सोचा कि हम दोनों मिलकर दिल्ली को पा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वह भटिंडा में गई वह उसे कैद कर लिया गया। उस समय दिल्ली पर बलबन गद्दी पर बैठ गया उस समय। तो रजिया को लगा कि हम और अल्तुनिया दोनों मिलकर दिल्ली को हासिल कर लेंगे। और देखते हैं लेकिन जब उसने रजिया को देखा, सुना, जाना तो दुश्मन से प्रेम बन गया। दोनों प्रेम करने लगे एक दूसरे को। और देखते हैं उन्होंने विवाह किया। सत्ता को फिर एक स्त्री और पुरुष ने साथ मिलकर पकड़ना चाहा। जब प्रेम और राजनीति एक हो तो युद्ध भीतर से भी होता है। जब ऐसा हुआ कि उन लोगों को लगा कि अब जो रजिया है वह दुनिया से प्रेम करती है, वो तो जो भी दरबारी थे वहाँ भी क्या हो गई, बगावत हो गई। उसमें एक बलबन था, उन्होंने तुरंत गद्दी पर बैठ गया, वो गद्दी पर बैठ गया। लेकिन यहाँ पर अल्तुनिया और रजिया दोनों ने क्या कर लिया, विवाह कर लिया, शादी कर ली। और दोनों सोचे कि हम लोग दोनों मिलकर और दिल्ली को हासिल करते हैं। लेकिन आगे क्या हुआ और देखते हैं। अंतिम युद्ध, न तख्त बचा न जान। अंतिम युद्ध हुआ, न तख्त बचा न जान। मतलब क्या हुआ है, रजिया और अल्तुनिया ने दिल्ली पर चढ़ाई की। रजिया और अल्तुनिया क्योंकि दोनों क्या क्या हो गए हैं, विवाह कर लिया, दोनों शादी कर लिए हैं, दोनों दिल्ली पर क्या किए, चढ़ाई किए। मगर सत्ता अब बलबन के पास थी। गद्दी पर कौन बैठ गया था उस समय, धोखे से बलबन बैठ गया था। दो प्रेमी के पास सिर्फ प्रेम था, सेना नहीं। पराजय मिली, जंगल में भागे। दोनों के पास कोई सेना नहीं थी, रजिया और अल्तुनिया के पास कोई सेना नहीं थी, लेकिन दोनों के पास प्रेम था। और प्रेम क्या कर सकता है, आप तो जानते हैं, ये बड़ी बात है। दोनों को उनको वहाँ पर क्या मिली, पराजय मिली, दोनों लोग हार गए और जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे। कौन भागे, तो अल्तुनिया और रजिया। और देखते हैं अंत में दोनों को धोखा मिला और एक गड्ढे में रजिया को दफना दिया गया।
जब जंगल में भागे वो, तो उनको कहते हैं ना कि यहाँ पर दोनों को धोखा मिला, क्योंकि यह चले थे गद्दी पर पाने के लिए, दिल्ली पर शासन करने के लिए, लेकिन इनको धोखा मिला और इनको मारकर और लोग गड्ढे में दफना दिए। और देखते हैं, क्योंकि और भी कुछ बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। कोई रथ नहीं, कोई अंतिम यात्रा नहीं, जब मृत्यु हुई कोई रथ नहीं था, कोई अंतिम यात्रा पर कोई मौजूद नहीं था। और देखते हैं, इतिहास ने उसे जिंदा रहते कभी गले नहीं लगाया, मरने के बाद भी उसे रजिया कहा, सुल्तान नहीं। क्योंकि जब रजिया जिंदा थी तो लोग उसे सुल्तान मानने से इनकार करते थे। जब मौत हो गई, मृत्यु हो गई उसकी, तब पर भी लोग उसे सुल्तान नहीं माने। और देखते हैं, रजिया आज भी जिंदा है। आप कहें कि क्या बात करते हैं, रजिया जिंदा है? तो हाँ, बिल्कुल जिंदा है। कैसे जिंदा है, तो दिखाते हैं। क्या रजिया हार गई? नहीं, रजिया हारी नहीं। क्यों नहीं हारी? वो आज भी हर लड़की में जिंदा है जो पुरुष के बीच खुलकर बोलती है। रजिया हर एक लड़की में जिंदा है जो अपने अधिकार के लिए खुलकर बोलती है। वो आज भी जिंदा है हर उस कमरे जहाँ कोई कहता है तुम लड़की हो, नहीं कर पाओगी। अगर कोई कहता है किसी लड़की को कि तुम नहीं कर सकती, लेकिन जब रजिया की बात आती है तो हर एक लड़की को प्रेरणा मिलती है कि जब वह सुल्तान बन सकती है तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और देखते हैं, रजिया की हत्या कैसे हुई। यहाँ पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि रजिया की हत्या कैसे हुई। 1240 ईस्वी, दिल्ली से दूर हरियाणा के इलाके में। 1240, दिल्ली से दूर हरियाणा के इलाके में, वर्तमान में कैथल या हिसार जिला माना जाता है। अगर इस समय देखें तो कैथल या हिसार जिला माना जाता है। वहाँ पर क्या हुआ, युद्ध के बाद दोनों को जंगल में शरण लेनी पड़ी। जब बलबन के साथ युद्ध हुआ तो दोनों ने भागकर अपनी जान बचाई और जंगल में शरण लेनी पड़ी। और क्या हुआ, रास्ते में किसानों ने उन्हें पहचाना नहीं। उनके पास न खाना था, न घोड़े, न सैन्य। जो रास्ते में किसान मिले, किसानों ने भी उन्हें नहीं पहचाना, क्योंकि सुल्तान के पास सेना होती है, रथ होता है, घोड़े होते हैं सब, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, तो लोग उन्हें पहचाने ही नहीं। और देखते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं, जो भी इतिहासकार इतिहास को लिख रहे हैं, वह कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रामीणों ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तुर्की अमीरों ने, वो कहते हैं कि या तो ग्रामीण के लोग उनकी हत्या कर दिए, या फिर तुर्की के जो भी अमीर हैं, जो दरबारी थे उस समय, उनकी बात की जा रही है, या तो वो मिलकर इनकी हत्या कर देते हैं। तो या तो ग्रामीण लोग इनको मार दिए होंगे, या फिर तुर्की के यहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तुर्की अमीरों ने, या फिर जो भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो अमीर हैं उन लोगों ने इनकी हत्या कर दी होगी, क्योंकि यह इतिहासकार ऐसा मानते हैं। और देखते हैं कब्र कहाँ है इनकी। यह आज भी इतिहासकार का रहस्य है। रजिया का कब्र का आज भी एक रहस्य है। क्या रहस्य है? पहला, अगर देखें तो बुलबुली खां की दरगाह, बुलबुली खां की दरगाह, यह क्या है, पुरानी दिल्ली में स्थित है। वहाँ 3 कब्र हैं। कहा जाता है कि एक रजिया की, दूसरी उनकी,
बहन की, और तीसरा एक सेवक का है। वहाँ पर जो जो बुलबुली खां के का जो यहाँ पर देखें तो दरगाह है, वहाँ पर 3 कब्रें हैं। कहते हैं कि पहला रजिया की है, दूसरा उनकी बहन का है, और तीसरा एक सेवक का है। ऐसा कहा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य यह नहीं है। दूसरा देखते हैं, कैथल हरियाणा। दूसरा कब्र आता है कैथल हरियाणा। इसमें क्या है, यहाँ पर देखें, स्थानीय मान्यता है कि रजिया और अल्तुनिया यहाँ मारे गए और यहीं दफन किए गए। वहाँ एक मजार नुमा संरचना है जिसे लोग रजिया का कब्र मानते हैं। तो जो यहाँ पर है कैथल, जो है हरियाणा में पड़ता है। कुछ कुछ लोग मानते हैं वहाँ के कि यहाँ पर रजिया और अल्तुनिया की मृत्यु हुई थी और उनका कब्र वहीं पर है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मारे गए और यहीं दफन किए गए। वहाँ एक मजार नुमा संरचना है, वहाँ पर एक मजार नुमा संरचना है जिसे लोग कहते हैं कि यह रजिया की कब्र है, क्योंकि इनके कब्र का कोई देखें तो वास्तविक अगर प्रमाण अगर देखें तो नहीं है, लेकिन लोग दुविधा में रहते हैं। या तो फर्स्ट वाला सही होगा, बुलबुली खां की दरगाह, या फिर कैथल का जो हरियाणा का है वह होगा। तो आप रजिया को की पूरी कहानी एक आसान भाषा में समझ चुके होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।